वेलकम स्टूडेंट टू माय क्लास एक सर बायोलॉजी। अपना 12th बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा था प्रकाश संश्लेषण, जिसकी आज 3rd क्लास है। आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति। देखिए, प्रकाश की प्रकृति के अंदर क्या होता है कि जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, वो किस रूप में प्राप्त होती है? पादपों को विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्राप्त होती है। किस रूप में प्राप्त होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्राप्त होती है। जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो पादपों को विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्राप्त होती है। तो देखिए उनकी गति किस प्रकार से होती है, उसको देखिए अपन। इसका ये इस तरह से डायग्राम बनेगा। देखिए कि जो पहला ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको कि ये क्या एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्रवाह हो रहा है इसका, ठीक है। तो इसका ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? इसका ये भाग कहलाता है सरंग। ये वाला भाग क्या कहलाता है? इसका सरंग कहलाता है। और नीचे वाला ये भाग वाला भाग इसका, ये वाला भाग कहलाता है इसका गर्त, ठीक है। ये पहला सरंग हो गया, ये दूसरा सरंग हो गया, और ये फर्स्ट गर्त हो गया, और ये सेकंड गर्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहे? तो दो तो बन रही है सरंग, और दो ही क्या बन रहे? गर्त बन रहे हैं। किसके दौरान? कि जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में इस प्रकार से गति कर रही है, जिसके दौरान बनने वाले दो क्रमागत सरंगों व दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसके बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी क्या कहलाएगी? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और तरंग दैर्ध्य को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अपन दो क्रमागत सरंगों व दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य, जिसे लैम्डा से अपन दर्शाते हैं, ठीक है। और ये जो विकिरण की ऊर्जा है, जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है, वो क्या होती है? इसे अपन किससे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। वो इसकी क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके? लैम्डा की जो विकिरण की ऊर्जा है वो लैम्डा की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब ये व्युत्क्रमानुपाती कैसे होती है वो देखिए, क्योंकि यहाँ पे दो प्रकार के डायग्राम बन सकते हैं कि एक तो तरंगदैर्ध्य का मान, इसकी जो लंबाई है वो कम भी हो सकती है और दूसरी ज्यादा हो सकती है। अगर इसकी लंबाई बढ़ रही है, इसकी लंबाई बढ़ रही है तो ऊर्जा का मान क्या होगा? कम होगा। अगर इसकी लंबाई बढ़ रही है तो ऊर्जा का मान क्या होगा? कम होगा। अगर इसकी लंबाई कम हो रही है तो इसका ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। इसलिए इसकी क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलो अपन इसको डायग्राम से ही समझते हैं। इसके दो डायग्राम बनेंगे। पहला देखिए कि मान लो अगर अपने पास जो तरंग दैर्ध्य है उसकी लंबाई कम हो, उसकी लंबाई क्या हो? कम हो। एक तो ये हो गया। अगर दूसरा, अगर इसकी लंबाई क्या हो? ज्यादा हो, तरंग दैर्ध्य की लंबाई क्या हो? ज्यादा। अगर ये लंबाई इसकी ज्यादा है तो ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर इसका तरंग दैर्ध्य का मान कम है तो ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा इससे, ठीक है। तो इसलिए क्या होती है कि जो विकिरण की ऊर्जा है वो तरंग दैर्ध्य की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। अब देखिए इसके दौरान जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें अपने पास जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा के दौरान प्राप्त हो रही है, इनके दौरान क्या बनता है? दृश्यमान वर्णक्रम बनता है। क्या बनता है? दृश्यमान वर्णक्रम बनता है। दृश्यमान वर्णक्रम, या इसको क्या बोल सकते हैं? प्रकाश बोल सकते हैं। क्या बनता है? दृश्यमान वर्णक्रम या प्रकाश बोल सकते हैं। कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो किस रूप में? दृश्यमान वर्णक्रम के रूप में क्या होती है? प्रदर्शित होती है। और अपन देखते हैं कि जो दृश्यमान वर्णक्रम है वो 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। तो देखिए कि मान लो अपने पास ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है इस तरह से, ये देखिए अपने सूर्य से क्या है? प्रकाश आ रहा है। तो ये कौन सा भाग हो गया? दृश्यमान भाग हो गया। कौन सा भाग हो गया? दृश्यमान भाग। और ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है? अवरक्त क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अवरक्त क्षेत्र। ये इसको क्या बोल सकते हैं? अवरक्त प्रकाश भी बोल सकते हैं। और ये क्या कहलाता है? पेराबैंगनी प्रकाश। पेराबैंगनी प्रकाश या पेराबैंगनी क्षेत्र भी बोल सकते हैं इसको, पेराबैंगनी क्षेत्र भी बोल सकते हैं।
अब जो दृश्यमान प्रकाश है वो कितने रंगों में विभाजित होता है? 7 रंगों में क्या होता है? विभाजित होता है। जैसे देखिए कि सबसे ज्यादा अपने उन 7 रंगों में से सबसे ज्यादा कौन सा होता है और सबसे कम वाला कौन सा, तो उन दो ही रंगों को क्या रखना है? ध्यान में रखना है। तो सबसे कम रंग किसका होता है? बैंगनी रंग होता है। कौन सा होता है? बैंगनी। और सबसे ज्यादा कौन सा रंग होता है? लाल रंग की तरंग दैर्ध्य। ठीक है, कि जो दृश्यमान प्रकाश है वो 7 रंगों में विभाजित होता है, जिसमें लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे ज्यादा। और बैंगनी रंग की क्या होती है? सबसे कम। और मुख्यतः दृश्यमान की कितनी होती है? 360 से लेकर 790 तक होती है। कितनी होती है? 360 से लेकर 790 तक क्या होती है? तरंग दैर्ध्य होती है दृश्यमान प्रकाश की। ठीक है, और सबसे इसमें सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी की। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 360 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 790। ठीक है, तो सबसे कम 360 और सबसे ज्यादा कितना होगी? 790 क्या होगी? इसकी तरंग दैर्ध्य होगी। ठीक है, तो इसके दौरान क्या होगा कि मान लो अपने पास अगर ये 360 सबसे कम है ना, बैंगनी रंग की क्या है? सबसे कम है। अगर इससे भी कम प्रकाश है या इससे भी कम क्या तरंग दैर्ध्य प्राप्त हो, तो वो कौन से क्षेत्र में होता है? पराबैंगनी क्षेत्र कहलाता है। वो क्षेत्र कौन सा कहलाता है? पराबैंगनी क्षेत्र। अगर सूर्य से आने वाले प्रकाश, दृश्यमान प्रकाश के दौरान जो बनने वाली बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य 360 से क्या हो? कम हो, तो वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? पराबैंगनी क्षेत्र कहलाता है। अगर 790 से ज्यादा हो, 790 से क्या हो? ज्यादा हो, तो वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? अवरक्त क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसको दोबारा देखिए कि जो सूर्य से आने वाली किरणें है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करती है। और विद्युत चुंबकीय तरंग वो क्या कहलाता है? दृश्यमान प्रकाश या दृश्यमान वर्णक्रम बोलते हैं उसको। ठीक है, दृश्यमान प्रकाश या दृश्यमान वर्णक्रम बोलते हैं। और दृश्यमान प्रकाश कितने रंगों में विभाजित होता है? 7 रंगों में क्या होता है? विभाजित होता है, जिसमें सबसे कम और सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे कम होता है बैंगनी का और सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल रंग का। ठीक है, और दृश्यमान प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 360 से 790 के बीच। अगर तरंग दैर्ध्य 360 से कम है तो पराबैंगनी क्षेत्र के अंदर आता है। अगर वो तरंग दैर्ध्य 790 से ज्यादा है तो किसके अंदर आता है? अवरक्त क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए अगर अपने पास जो प्रकाश की किरणें हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट होगा अपना विद्युत चुंबकीय तरंग, जिनके दौरान किसका निर्माण हो रहा है? तरंग दैर्ध्य का निर्माण हो रहा है। अगर अपने पास देखिए अपने पीछे पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण, जिसके दौरान अपने क्रिया पढ़ी थी CO2 प्लस H2 प्लस में अपने पास क्या था? प्रकाश था और क्या था? हरित लवक था। ठीक है, जिसके दौरान किसका निर्माण हो रहा था? ग्लूकोज का निर्माण हो रहा था। C6H12O6 प्लस में क्या निकले थे? ऑक्सीजन। और प्लस में किसका निर्माण हो रहा था? जल का। ये अपने फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे जो CO2 का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा था। CO2 का क्या हो रहा था? अपचयन हो रहा था। और जल का क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण हो रहा था। तो इस अपचयन के लिए मतलब CO2 के अपचयन के लिए कितनी तरंग दैर्ध्य या कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है वो देखिए। तो अपने देखिए कि मान लो ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य से आने वाला प्रकाश है, तो सूर्य से आने वाले प्रकाश के वो कण है, वो कण क्या कहलाएंगे? कि जो कण सूर्य से प्राप्त हो रहे हैं अपने को, उन कणों को क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। ठीक है, कि जो सूर्य से प्राप्त होने वाले जो कण है वो कण क्या कहलाते हैं? फोटोन कहलाते हैं। और उनकी ऊर्जा क्या कहलाती है? उनकी ऊर्जा कहलाती है क्वांटम। ऊर्जा क्या कहलाती है? क्वांटम कहलाती है। तो इसको यहाँ से देखिए कि CO2 का क्या रहा? अपचयन और जिसके दौरान किसका निर्माण था? ग्लूकोज का निर्माण। तो CO2 के अपचयन के लिए अपने को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? वो ऊर्जा यहाँ पे क्या कहलाती है? क्वांटम कहलाती है। तो मतलब एक CO2 के अपचयन के लिए कितने फोटोन बोल सकते हैं या क्वांटम बोल सकते हैं? तो कितने फोटोन की आवश्यकता होती है? तो 8 फोटोन की क्या होती है? अपने को आवश्यकता होती है। अगर CO2 का अपचयन करेंगे तो उसके अपचयन के लिए 8 फोटोन की क्या होती है? आवश्यकता है। या ऐसा बोल सकते हैं 8 क्वांटम की क्या हो सकती है? आवश्यकता होती है, जिसके दौरान किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। और वहीं देखें अगर ऑक्सीजन, जिसका क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण। इसके ऑक्सीकरण के लिए कितने फोटोन की आवश्यकता होती है? तो 1 फोटोन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के दौरान क्या हो रहा था कि जो सूर्य के प्रकाश की किरणें हैं वो किस रूप में? फोटोन रूप में, जिसकी ऊर्जा क्या कहलाती है? क्वांटम कहलाती है। ठीक है, तो CO2 के अपचयन के लिए कितने क्वांटम की आवश्यकता थी? 8
8 क्वांटम की, और ऑक्सीजन की, ऑक्सीकरण के लिए कितने क्वांटम की, 1 क्वांटम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, ये अपना पहला टॉपिक था प्रकाश की प्रकृति। ठीक है, इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट और है, वो देखिए अपन ध्यान से। देखिए कि सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण के दौरान सबसे ज्यादा कौन सा रंग, प्रकाश संश्लेषण के दौरान सबसे ज्यादा कौन सा प्रकाश क्या होता है, प्रभावी होता है। तो कौन सा प्रकाश या कौन सा रंग क्या होता है, प्रभावी होता है। तो सबसे ज्यादा रंग होता है नीला व लाल रंग। कौन सा रंग, नीला व लाल रंग सबसे क्या होता है, ज्यादा प्रभावी होता है। ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, नीले व लाल रंग की तरंगदैर्घ्य। ठीक है, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा नीले व लाल तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, और सबसे कम कौन सा होता है, सबसे कम होता है हरा रंग। कौन सा होता है, हरा रंग। अब ये तो यहाँ पे मान लो हरे तो पादप है, और हरा ही रंग क्या सबसे कम होता है। ये तो बात थोड़ा अजीब सा हो गया, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से समझो। देखो अपने 10th क्लास में पढ़ा था प्रकाश वाला चैप्टर, सभी ने पढ़ा है 10th क्लास में प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ा था। उसमें पढ़ा होगा आपने कि मान लो अपने पास कोई लाल रंग, ठीक है, कोई लाल रंग की वस्तु है, अपने उस वस्तु को देखने के लिए अगर उसका प्रकाश इस लाल रंग का वापस क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, तभी वो वस्तु अपने को क्या देगी, दिखाई देगी। अगर अपने को लाल रंग की कोई वस्तु देखनी है तो उस वस्तु के द्वारा लाल रंग का उत्सर्जन होगा, तभी वो वस्तु अपने को क्या देगी, दिखाई देगी। वो वस्तु क्या देगी, अपने को दिखाई देगी। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगेगा। ठीक है, क्या होगा कि जो पादपों के पास हरा रंग, पादपों के पास क्या है, हरा रंग है, वो हरे रंग का क्या कर देंगे, उत्सर्जन कर देंगे। तो वहां पे हरे रंग का तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा। तो सबसे कम प्रकाश संश्लेषण किसके रंग के अंदर होता है, हरे रंग के अंदर होता है। जैसे अपने पास व्हाइट कलर है, अगर उसका उत्सर्जन होगा उसका, तभी वो अपने को क्या देगा, दिखाई देगा। लेकिन जैसे ब्लैक कलर हो गया, ठीक है, ब्लैक कलर हो गया, तो वो किसी भी रंग का क्या नहीं करता, उत्सर्जन नहीं करता, वो सभी रंगों का क्या करता है, अवशोषण करता है। समझ में आ रहा है ना कि जो ब्लैक कलर है वो सभी रंगों का उत्सर्जन नहीं करता, क्या करता है, उनका अवशोषण करता है। इसलिए वो क्या होता है, ज्यादा क्या होता है, गर्म होता है। समझ में आ रहा है ना कि कोई भी प्रकाश, कोई भी वस्तु को देखने के लिए अगर उस रंग का वापिस उत्सर्जन होगा, तभी वो वस्तु अपने को क्या देगी, दिखाई देगी। तो वहीं पे वही चीज यहीं पे होगी कि हरे रंग का क्या करते हैं, पादप क्या कर देते हैं, उत्सर्जन कर देते हैं। इसलिए हरा रंग क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम क्या होता है, कार्य करता है। और सबसे ज्यादा कौन से रंग के द्वारा, नीले व लाल रंग के द्वारा होता है। ठीक है, ये अपना पहला टॉपिक था प्रकाश की प्रकृति। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। अपने पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, अपने पास प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, इसमें पहला पॉइंट समझिए, आपने शुरुआत में पढ़ा था अपना फर्स्ट टॉपिक वही था प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, उसके बाद में अपने वर्णकों के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था, वर्णकों के बारे में पढ़ा था। प्रकाश संश्लेषी वर्णक कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के थे। पहला था पर्णहरित, दूसरा था केराटिन और तीसरा था फाइकोबिलिस। तो अपने पास पहला कौन सा था, पर्णहरित था। कौन सा था, पर्णहरित, या इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल भी बोलते हैं। ठीक है, साथ में कौन सा था, दूसरा केराटिनोइड, जिसे अपने क्या बोला था, सहायक वर्णक बोला था। कौन सा बोला था, सहायक वर्णक बोला था। ठीक है, अब थोड़ा इधर ध्यान से समझना कि मान लो अपने पास कोई पादप है। ठीक है, ये कोई पादप है, सूर्य के कण आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे सूर्य के कण आएंगे तो जो प्रकाश ऊर्जा है पादप के पास कौन सी आती है, पहले सबसे प्रथम प्रकाश ऊर्जा आती है। तो उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, अपने को क्या करना है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना है। तो अपने पास क्या था, CO2 और जल, वहां पे क्या था, CO2 था और दूसरा क्या था, जल था। जल का क्या होगा, अपघटन होगा, CO2 का क्या होगा, अपचयन होगा। तो प्रकाश ऊर्जा के दौरान क्या होता है, अब यहां से समझना पहला पॉइंट कि पर्णहरित व सहायक वर्णक, ठीक है, जो प्रकाश ऊर्जा की सहायता से, किसकी सहायता से, प्रकाश ऊर्जा की सहायता से क्या करते हैं, सर्वप्रथम जल का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। जल का क्या होता है, सर्वप्रथम अपघटन होता है। पहला पॉइंट क्या हो गया
पर्णहरित व सहायक वर्णक के दौरान प्रकाश ऊर्जा के द्वारा जल का क्या होता है, अपघटन होता है। अब जल का अपघटन कैसे होता है वो देखिए, अपने अभिक्रिया से समझिए इसको कि मान लो अपने पास H2O CO2 ये अभिक्रिया थी। पहले इसमें क्या करना है, इसका जल का क्या करना है, अपघटन। अब जल का अपघटन क्या होगा, कैसे होगा, ये H2HL ये किस में टूटेगा, H प्लस में टूटेगा। प्लस में क्या बनेगी, इलेक्ट्रॉन बनेगी, और प्लस में क्या बनेगी, अपने साथ में ऑक्सीजन भी बनेगी। अगर इसको संतुलित करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 4 और ये 4, ठीक है, ये बनेगा। अब यहाँ पे जल का क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, प्रकाश ऊर्जा के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है पहला पॉइंट कि पर्णहरित व सहायक वर्णकों में प्रकाश ऊर्जा के द्वारा जल का क्या होता है, अपघटन होता है। पहला पॉइंट अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ से समझिए कि अपने पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है, अपने पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन। दूसरा पॉइंट यहाँ से शुरू होगा कि अपने पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो किसी तंत्र के द्वारा, अब आगे पढ़ेंगे अपन 2 तंत्र पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे पीएस फर्स्ट प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस फर्स्ट, और दूसरा पढ़ेंगे पीएस सेकंड, 2 तंत्र पढ़ेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, प्रवाह होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किसके द्वारा होगा, तंत्र के द्वारा, किसके द्वारा, किसी तंत्र के द्वारा। आगे अपने पढ़ेंगे 2 तंत्र पढ़ेंगे, उनके द्वारा होगा। तो यहाँ पे अपने को इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तंत्र के द्वारा होता है, जिसके दौरान किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है, प्लस में किसका निर्माण होता है, NADP प्लस H2। इसका पूरा नाम क्या हो गया, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, इसका पूरा नाम क्या है, निकोटीन एमाइड डाइफॉस्फेट हो गया, ठीक है। और इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे अपने यहाँ पे, स्वांगीकारी शक्ति, क्या बोलेंगे, स्वांगीकारी शक्ति बोलते हैं यहाँ पे, स्वांगीकारी शक्ति। तो देखो पहला पॉइंट क्या था कि पर्णहरित व सहायक वर्णक के दौरान प्रकाश, पर्णहरित व सहायक वर्णक जो प्रकाश ऊर्जा की सहायता से जल का अपघटन करते हैं, जिसके दौरान H प्लस व इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, निर्माण होता है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ से शुरू होता है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तंत्रों की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, तंत्रों की। इन तंत्रों के प्रवाह, इन तंत्रों के द्वारा किसका निर्माण होता है, एटीपी का, प्लस में किसका, NADP प्लस H2 का निर्माण होता है। और ये क्या कहलाती है, स्वांगीकारी शक्ति कहलाती है, क्या कहलाती है, स्वांगीकारी शक्ति कहलाती है। यहाँ पे अपना दूसरा पॉइंट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब तीसरा पॉइंट यहाँ से शुरू होगा स्वांगीकारी शक्ति से। अपने विक्रिया थी CO2 प्लस H2, पहले क्या हुआ, जल का अपघटन हुआ ना। देखो पहले अपने CO2 प्लस H2 जिसके दौरान C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन और प्लस में क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तो यहाँ पे पहले तो क्या हो गया, इस जल का क्या हो गया, अपघटन हो गया ना, ठीक है। अपघटन के दौरान अपने पास किसका निर्माण हो गया, स्वांगीकारी शक्ति का निर्माण। अब बचा क्या अपने पास, CO2 बचा ना, तो इस CO2 का क्या होगा, यहाँ पे अपचयन होगा, CO2 का क्या होगा, अपचयन होगा। ये पूरी प्रोसेस इस तरह से चलेगी, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि में सबसे पहला पॉइंट, पर्णहरित व सहायक वर्णक जो प्रकाश ऊर्जा की सहायता से जल का अपघटन करते हैं, जिसके दौरान किसका 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो प्रवाह, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्रवाह किसके द्वारा करते हैं, तंत्रों के द्वारा। उन तंत्रों के प्रवाह के द्वारा किसका निर्माण होता है, स्वांगीकारी शक्ति। और ये स्वांगीकारी शक्ति क्या करती है, CO2 का क्या करती है, अपचयन करती है, ठीक है। अब देखो इसको अपन पूरे को देखते हैं दोबारा। देखो अपने पास पहला था प्रकाश ऊर्जा, क्या है, सूर्य से क्या प्राप्त होती है, प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। सूर्य से क्या प्राप्त होती है, प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है। और उस प्रकाश ऊर्जा के दौरान क्या होता है, सर्वप्रथम क्या होता है, जल का अपघटन। जल का क्या होगा, अपघटन। जल के अपघटन के दौरान किसका निर्माण होगा, स्वांगीकारी शक्ति का निर्माण। किसका निर्माण होगा, स्वांगीकारी शक्ति का निर्माण। इस स्वांगीकारी शक्ति के दौरान किसका क्या होगा, CO2 का यहाँ पे क्या होगा, अपचयन होगा। इस तरह से ये पूरी प्रोसेस चलेगी, ठीक है। पहले प्रकाश ऊर्जा के द्वारा जल का अपघटन, जल के अपघटन के दौरान स्वांगीकारी ऊर्जा का निर्माण, और स्वांगीकारी ऊर्जा के दौरान किसका, CO2 का क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी आगे होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, एक तो होती है प्रकाशिक अभिक्रिया लाइट रिएक्शन, और दूसरी होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया डार्क रिएक्शन।
ठीक है, जिसको अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, प्रकाशिक अभिक्रिया लाइट रिएक्शन, दूसरी कौन सी अप्रकाशिक अभिक्रिया लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, जिसको पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, धन्यवाद। आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो कमेंट के द्वारा बताना जरूर। ठीक है।